हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गरी प्लेनेट। माई सेल्फ सुरेंद्र गुरवानी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम पढ़ रहे थे। चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था, चैप्टर 2 स्टार्ट कर लिया था, जिसमें हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस हमने पढ़ लिया था। तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसा कि बोर्ड पे आपको टॉपिक दिख जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर 1 में हम पढ़ चुके हैं। डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर 1 में डिराइव कर चुके हैं। आज हम डेरिवेशन कर रहे हैं डायपोल के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ठीक है, तो डायपोल के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, डायपोल आपको पता है, डायपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। इस तरह से ये माइनस चार्ज है, प्लस चार्ज है, ये डायपोल है। ठीक है, तो कंसिडर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस मतलब डायपोल सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस 2a। तो ये टोटल डिस्टेंस क्या होती है, 2a होती है, एज शोन इन फिगर। द पॉइंट P, अब हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ निकालना है वो ध्यान से देखना। पॉइंट P इज लोकेटेड एट डिस्टेंस r फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ डायपोल। ये मिड पॉइंट है डायपोल का, इससे r डिस्टेंस पे है। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द लाइन OP एंड द डायपोल एक्सिस AB। अब ये जो एंगल है दिख रहा है थीटा, ये थीटा एंगल किस किस में, देखो बिटवीन द लाइन OP आपको दे रखी है O से लेकर P तक की डिस्टेंस। जो लाइन ड्रॉ हो रही है OP, और OP का डायपोल की जो एक्सिस होती है उसके साथ कितना एंगल है, थीटा। ठीक है, तो ये बताओ कौन सा पॉइंट हुआ, एक्सियल की इक्वेटोरियल। दो पॉइंट पढ़े थे डायपोल में। इलेक्ट्रिक डायपोल के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, एक्सियल पॉइंट एंड इक्वेटोरियल पॉइंट। बट ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट तो आपको दे दिया आर्बिटरी पॉइंट, कोई भी पॉइंट दे दिया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट के लिए आपको डिराइव करना है। ठीक है, फिर अगर हम थीटा की वैल्यू 0 पुट कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा एक्सियल पॉइंट, और अगर थीटा की वैल्यू क्या पुट करें, जो हमारा हो जाएगा इक्वेटोरियल पॉइंट, तब हम थीटा की वैल्यू पुट कर लेंगे 90। तो भाई हम डेरिवेशन थीटा के लिए कर लेते हैं। थीटा की वैल्यू 0 पुट करेंगे, एक्सियल आ जाएगा। थीटा की वैल्यू 90 पुट करेंगे, इक्वेटोरियल आ जाएगा। और भी कोई पॉइंट होगा, थीटा की वैल्यू पुट करके हम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में डेरिवेशन पर्टिकुलरली एक्सियल और इक्वेटोरियल का था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन पर्टिकुलरली एक आर्बिटरी पॉइंट के लिए है। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, डिस्टेंस लोकेशन क्लियर हो गई। पॉइंट कौन सा है, पॉइंट की लोकेशन, पॉइंट की डिस्टेंस कितनी r, पॉइंट कितना एंगल पे है, थीटा एंगल पे। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कह सकते हैं हम r, थीटा। r डिस्टेंस बताता है, थीटा इसकी पोजीशन बता रहा है, एंगल बता रहा है। ठीक है, इसकी पोजीशन डाउन और अप हो सकती है, चेंजेस हो सकते हैं, वो एंगल डिसाइड करेगा। डिस्टेंस r होने के बावजूद r को फिक्स कर लो तो भी थीटा अगर वेरी करेंगे तो भी उसकी पोजीशन चेंज होती है। तो पोजीशन को डिफाइन करने के लिए दो कोऑर्डिनेट्स हैं, r डिस्टेंस, थीटा एंगल। इस पॉइंट पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डिराइव करना है। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो पॉइंट चार्ज की वजह से होता है वो हमने पढ़ लिया, उसका फॉर्मूला है KQ/R। ये तो याद है, लास्ट वीडियो में इसको डिराइव भी किया था। KQ/R ये पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल है एक पॉइंट पर, जो r डिस्टेंस पे पॉइंट है। Q पॉइंट चार्ज है, r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है। Q पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस के पॉइंट पर कितना पोटेंशियल बनेगा, KQ/R। ठीक है, तो अब देखो, आपके पास डिस्टेंस की अगर बात करें तो आपके पास यहाँ पर दो चार्जेस होते हैं। चार्जेस कितने हैं, दो हैं। ठीक है, दो चार्जेस हैं। तो पहला चार्ज कौन सा है, -Q चार्ज है, -Q चार्ज है। तो कंसिडर डिस्टेंस, कंसिडर करो पहले, कंसिडर डिस्टेंसेस हमें गिवन है OP, जो हमें लास्ट प्रीवियस पेज पे बताया, OP गिवन है R। सो कंसिडर डिस्टेंस AP विच इज इक्वल्स टू R2। डायग्राम के अकॉर्डिंग लिख देते हैं R2, एंड डिस्टेंस BP, A से और BP से डिस्टेंस देख लो। A से P की डिस्टेंस है R2 और B से P की डिस्टेंस है R1। ये दो डिस्टेंसेस आपको कंसिडर करनी पड़ेगी, ये आपको एज्यूम करनी पड़ेगी। ठीक है, और गिवन कौन सी डिस्टेंस है R, ये R1 R2 आपको एज्यूम करनी पड़ेगी। अब ये डिस्टेंस हमने एज्यूम कर ली, कंसिडर कर ली है। तो बताओ पॉइंट पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें, जो फॉर्मूला आपको पता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आएगा पहले A पॉइंट पे रखे चार्ज की वजह से, वो आएगा VA, और ये चार्ज -Q है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा -KQ/R2। ठीक है,
ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। अब बी पॉइंट पे जो चार्ज रखा हुआ है वो प्लस का है, उसका पोटेंशियल हो जाएगा KQ अपॉन R1। बी की डिस्टेंस क्या है, बी चार्ज से पॉइंट P की डिस्टेंस क्या है, R1 है, तो R1 आएगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमने पुट कर ली, VA एंड VB माइनस KQ अपॉन R2 प्लस KQ अपॉन R1। अब ये भी अपना पोटेंशियल दे रहा है, वो भी अपना पोटेंशियल दे रहा है, तो नेट पोटेंशियल क्या होगा, पॉइंट P पर नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P, ये इन दोनों का सम हो जाएगा, VA प्लस VB। ठीक है, तो VA और VB ऐड कर लेते हैं भाई, तो नेट पोटेंशियल की वैल्यू मिल जाएगी। तो VA आपका माइनस का है, ठीक है, VB आपका प्लस का है, तो मैं पहले प्लस की वैल्यू लिख लेता हूँ KQ अपॉन R1, फिर मैं माइनस की वैल्यू पुट कर लेता हूँ, तो KQ तो कॉमन ले लिया, यहाँ पे आएगा R2। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई VP की, पॉइंट P का पोटेंशियल आ गया, पॉइंट P का पोटेंशियल मिल गया हमें। ठीक है, तो ये पॉइंट P का पोटेंशियल है, वैल्यू क्या आ गई, KQ 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ये पॉइंट P का पोटेंशियल मिल गया। तो अब सोचो क्या ये आंसर मिल गया फाइनल में, बताओ क्या ये हमारा आंसर है फाइनल। आंसर कभी R1 R2 में होता है क्या, R1 R2 क्या है, सपोज की हुई क्वांटिटी है। R1 R2 क्या है, जो क्वांटिटी हमने सपोज की, जो डिस्टेंस हमने सपोज की। तो मैंने आपसे पूछा था क्या ये आंसर आ गया हमारे पास, तो आपका आंसर होना चाहिए, क्या आपका मतलब ये आंसर है क्या, तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं, ये आंसर नहीं है। ये थोड़ी आंसर होगा सर कि इसमें R1 R2 आ रहा है, तो आपने R1 R2 लिया था, अगर कोई X1 X2 ले लेगा, कोई Y1 Y2 ले लेगा, कोई Z1 Z2 ले लेगा, तो उसका आंसर इस फॉर्म में थोड़ी आएगा। कभी भी रिजल्ट आंसर सपोज की हुई क्वांटिटी में नहीं आता है। सपोज किया था, एज्यूम किया था, कंसिडर की थी डिस्टेंस कि अगर ये R है तो ये R2 होगा, और ये R है तो ये R1 होगा, ये हमने कंसिडर की थी डिस्टेंस। तो कंसिडर्ड डिस्टेंस में आपको आंसर या आपका रिजल्ट नहीं आना चाहिए। गिवन डिस्टेंस क्या थी वो देख लो, क्या थी गिवन डिस्टेंस, गिवन डिस्टेंस क्या क्या है देखो, ये है आपका गिवन डिस्टेंस R, और गिवन वैल्यू है थीटा, और ये 2 है, डायपोल गिवन है, डायपोल के बारे में गिवन है, R गिवन है, और ये आपको थीटा गिवन है। ठीक है, तो इन वैल्यूज़ में आपको आंसर निकालना पड़ेगा, इन वैल्यूज़ में। ठीक है, तो क्या इस वैल्यू में आंसर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बता सकते हैं थोड़ा सा, क्या करें भाई आगे। हमें तो पता है कि R और वैल्यू गिवन है, देखें इधर ध्यान से, वन अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, गिवन क्या है, R गिवन है, तो क्या ये R2 इन टर्म्स ऑफ R, क्या ये R1 इन टर्म्स ऑफ R निकाल सकते हैं। अगर R1 R2 को R की टर्म्स में निकाल लो तो आप आंसर ले सकते हैं, डेरिवेशन कंप्लीट कर सकते हैं। बट ये जो हमने रिजल्ट लिखा इसमें R1 R2 आ रहा है, R1 R2 की वैल्यू कैसे पुट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देख लो आगे। इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर R1 R2 की वैल्यू पुट करना। ठीक है, अब देखो इधर हमारे पास जो डिस्टेंस थी R1 R2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, A डिस्टेंस गिवन है। ठीक है, तो क्या करेंगे देखो, आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर्स, डेरिवेशन है भाई याद रखें, ड्रॉ परपेंडिकुलर्स OM एंड BN, ये दो परपेंडिकुलर है। ठीक है, डायग्राम में दिखाना भी तो पड़ेगा कौन से दो परपेंडिकुलर है, देख लो ON और PM। मैं ड्रॉ करता हूं, देखो O ये परपेंडिकुलर हो गया इस तरह से, OM और B ये N। ठीक है, O से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, फिर B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो डेफिनेटली एंगल क्या होगा, 90 होगा, ये एंगल क्या होगा, 90 होगा। अच्छा ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा भाई, ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, ये ले लेते हैं थीटा। ठीक है, तो ये थीटा है, ये 180 माइनस थीटा है, तो ये एंगल तो थीटा ही हुआ। ठीक, अब देखो ध्यान से, अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो इसका क्या पर्पस है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का पर्पस क्या है, जैसे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, आप मुझे बताओ OP कितना था R, तो क्या M से P भी R होगा, ये हमारा पर्पस था। ध्यान से देखना भाई, O से P की डिस्टेंस कितनी R, तो मैंने ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, तो O से P और M से P डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, इक्वल। कैसे, इधर देख लो,
सपोज करें, देखो ये डिस्टेंस है, ये पॉइंट हो गया, ये डिस्टेंस है आपकी 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये डिस्टेंस है आपकी 10 सेंटीमीटर। ये 2 पॉइंट हो गए हमारे पास, ठीक है। जैसे आपने ले लिया ए और ये ले लिया ओ, ठीक है, ए और ओ ले लिया। अब आप देखो ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, कर दिया लो परपेंडिकुलर ड्रॉ, ये रहा, ठीक है। तो जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये 8 है, तो ये वाली डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस 8 हो जाएगी, ठीक है। और ये डिस्टेंस भी आपको मिल जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, यहाँ से 2 हो जाएगी फिर, क्योंकि टोटल कितनी थी, 10 थी ना, तो ये 8 हो गई, ये 2 हो गई, ये 8, ये भी 8, और बची भी कितनी हो गई, ये 2 हो गई, ठीक है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद ये डिस्टेंस आपको एज्यूम करनी पड़ेगी इक्वल, ठीक है। तो इक्वल डिस्टेंस अगर है तो ठीक है भाई, तो हम ऐसे ले लेते हैं। देखो इसको, O से P, M से P क्या होगा, जब O से P R है तो M से P भी क्या होगा, R होगा। उसी तरह से दूसरे परपेंडिकुलर का यूज बताओ, B से P तक की डिस्टेंस अगर R2 है तो N से P तक की डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, R2 हो जाएगी, ये R2 के R1 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि B से P क्या है, B से P डिस्टेंस कितनी है, B से P R1 है और O से P क्या है, R है। परपेंडिकुलर ड्रॉ क्यों किया था, डिस्टेंस इक्वेट करने के लिए, इनकी वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए। क्या समझ में आ गई, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था OM तो M से P की वैल्यू R आ गई, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था B से N तो N से P की वैल्यू क्या आ गई, R1, ठीक है भाई। B से P की वैल्यू क्या है, R1, तो N से P की वैल्यू क्या हो जाएगी, R1, O से P की क्या है, R, तो M से P की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, R। ये हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ये तो हमने ले लिया। अब ध्यान से देखो, आपके पास ट्राइंगल है 2, थीटा एंगल के ट्राइंगल ले रहा हूँ। देखो थीटा एंगल का जो ट्राइंगल था, ये पॉइंट हो गया O, ये पॉइंट है M और ये पॉइंट A, ऐसे ये आपका A हो गया, ये M परपेंडिकुलर था, ये एंगल ले लिया थीटा, ठीक है। इस ट्राइंगल में ये वाली जो वैल्यू है, ये तो है A, राइट, और ये A से M, ये थीटा हो गया। अब आप इस ट्राइंगल में cos थीटा लोगे, बताओ cos थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, बेस हो गया AM और हाइपोटेन्यूज हो गया AO, ठीक है। तो cos थीटा इक्वल्स टू AM अपॉन AO। तो आपके पास कौन सी वैल्यू है, आपके पास AO वैल्यू है ना, तो AM अपॉन A हो जाएगा। तो क्या यहाँ से AM की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। AM की वैल्यू क्या हो जाएगी, A cos थीटा। तो AM की वैल्यू क्या आ गई, AM की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, A cos थीटा, ठीक है। AM की वैल्यू A cos थीटा आ गई। कौन सा AM, ये रहा भाई। M से P तो मुझे पता ही था, M से P कितना है, R है, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करके लिया। और O से M मैंने इस ट्राइंगल से ले लिया, तो इस ट्राइंगल से मुझे पता लग गया ये A cos थीटा है। और M से P तक की क्या है, ये R है, तो ये भी R है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, क्या आपके पास R2 की वैल्यू आ रही, क्या यहाँ पर R2 की वैल्यू आ गई आपके पास। देखो ध्यान से, R2 की वैल्यू आ गई, R2 ये पूरा है कंप्लीट। R2 की वैल्यू है A से P, और A से P को मैं ब्रेक करके लिखूं तो मैं लिखूंगा A से M प्लस M से P। अभी हमने निकाली AM की वैल्यू, अभी थोड़ी देर पहले लिखी थी MP की वैल्यू, तो बेटा R2 की वैल्यू आ गई ना। MP की वैल्यू कितनी है, R। AM की वैल्यू कितनी है, A cos थीटा, तो मैं रख देता हूँ R प्लस A cos थीटा। ये लो, ये वैल्यू आ गई R2 की, ठीक है। तो R2 की वैल्यू किस फॉर्म में आई, देख लो। R2 की वैल्यू आई R A cos थीटा की फॉर्म में। तो मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको कहा था कि जो आपने एज्यूम किया है, जो आपने एज्यूम की डिस्टेंसेस R2 R1, उसमें आंसर नहीं चाहिए हमें। जो गिवन थी डिस्टेंसेस, गिवन कौन सी थी, 2A गिवन थी, R गिवन था, थीटा गिवन था, इसमें आंसर चाहिए। तो आपने क्या किया, जो आपने डिस्टेंस एज्यूम की थी R1 R2, उसको A R और थीटा में कन्वर्ट कर लिया। ये आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे कन्वर्ट कर लिया। R2 की वैल्यू लिख दी R प्लस A cos थीटा, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो सिमिलर R2 अगर आपने निकाल दिया R प्लस A cos थीटा, तो R2 तो बड़ा था, R प्लस A cos थीटा होगा। R1 की वैल्यू R से कम है, ठीक है। तो R से कम है, तो ये वाली वैल्यू भी देख लेते हैं। देखो सेम, ये A cos थीटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, O से N तक की वैल्यू क्या हो जाएगी। ये अगर ट्राइंगल लोगे ना, अब ये वाला, ये ट्राइंगल लोगे तो सिमिलर दूसरा ट्राइंगल लेंगे हम अगर, तो सिमिलर ट्राइंगल लेंगे तो O से N की वैल्यू ये मिल जाएगी A cos थीटा। AM की वैल्यू मिल गई थी A cos थीटा, ON की वैल्यू भी क्या मिल जाएगी,
ए कॉस थीटा। ठीक है, आप लिख सकते हो, चलो इन ट्राइंगल, ये आपने कौन सा ट्राइंगल लिया था, एम ए ओ, ट्राइंगल एम ए ओ। ठीक है, यहाँ लिख दोगे आप फ्रॉम ट्राइंगल एन ओ बी। ठीक है, एन ओ बी में ओ एन की वैल्यू मिल जाएगी ए कॉस थीटा। वही कॉस थीटा की वैल्यू लोगे, कॉस थीटा की वैल्यू, ठीक है लिख देता हूँ, चलो सीधा लिख देते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है ओ एन और हाइपोटेन्यूज क्या है ओ बी। ठीक है, तो ओ एन और ओ बी क्या हो गया, ए होता है। तो ओ एन की वैल्यू क्या आ गई, ओ एन की वैल्यू आ गई ए कॉस थीटा। फिलहाल ओ एन की वैल्यू तक पहुंचे। ठीक है, अब इस ओ एन की वैल्यू से R2 कैसे निकलेगा, सॉरी R1 कैसे निकलेगा, R2 तो निकाल दिया, R1 कैसे निकलेगा वो देखो ध्यान से। R1 के लिए आप देखो O से P तक की डिस्टेंस कितनी है, बोलो ध्यान से, O से P तक की डिस्टेंस कितनी है, O से P की डिस्टेंस, O से P की डिस्टेंस क्या है, R है, वो तो गिवन थी। O से P को ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं क्या, ON प्लस NP इक्वल्स टू हो गया R। भाई O से P, N एक बीच में परपेंडिकुलर डाल दिया था, तो O से N और N से P टोटल क्या होगी R। अब ON की वैल्यू कितनी है, ON की वैल्यू ये निकालिए भी ए कॉस थीटा, और NP की वैल्यू कितनी है, NP की वैल्यू R1 है। तो मैंने यहाँ लिख दिया ए कॉस थीटा और NP की वैल्यू क्या लिख दी R1 इक्वल्स टू क्या आ गया R। मुझे तो R1 की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से निकालो R1 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, R1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा R माइनस ए कॉस थीटा। वैसे भी आपको पता है R1 की वैल्यू कम थी, R1 ए कॉस थीटा उधर भेज दोगे तो माइनस हो गया, R1 की वैल्यू क्या हो गई R माइनस ए कॉस थीटा। ठीक है, तो R2 की वैल्यू तो आ गई, R1 की वैल्यू आ गई R माइनस ए कॉस थीटा। ये दो वैल्यूज आपको निकालनी थी R1 R2 की, ताकि इन वैल्यूज को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर सकें। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट कह देता हूँ। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट है। अब इधर आ जाओ, तो ये इक्वेशन सेकंड है आपकी और ये इक्वेशन थर्ड है। अब क्या लिखेंगे, सेकंड और थर्ड इक्वेशन से R1 R2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करने पर इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, Vp इक्वल्स टू KQ। ठीक है, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 थी। ठीक है, तो R1 R2 की वैल्यू कहाँ से पुट करोगे, सेकंड और थर्ड इक्वेशन से। ये रही सेकंड और थर्ड, R1 R2 तो है R प्लस ए कॉस थीटा, R2 बड़ा है R1 छोटा है, R1 छोटी डिस्टेंस है तो माइनस ए कॉस थीटा, R2 बड़ी डिस्टेंस है तो आप प्लस ए कॉस थीटा कर दोगे। ठीक है, इधर देखो कौन सी डिस्टेंस स्मॉल है, स्मॉलर डिस्टेंस R1 है, तो आप लिखोगे R माइनस ए कॉस थीटा। सही है, और R2 क्या है, R2 है आपकी बड़ी डिस्टेंस, तो R प्लस ए कॉस थीटा। ठीक है सर, लिख दिया। अब क्या करें, सॉल्व कर लें। सॉल्व कैसे करें, एलसीएम ले लें। एलसीएम में क्या लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और R प्लस ए कॉस थीटा यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, फिर माइनस साइन था, माइनस लिख दिया, और R माइनस ए कॉस थीटा यहाँ लिख देते हैं। ठीक, अब क्या करें, अब इस माइनस को ओपन कर देते हैं, माइनस साइन को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखें क्या रिलेशन, क्या रिमेनिंग होता है हमारे पास। ये लिखा था R प्लस ए कॉस थीटा। ठीक है, फिर यहाँ माइनस को मल्टीप्लाई करें तो माइनस R, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ए कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और नीचे आप देखोगे, नीचे आपने लिखना है R स्क्वायर, और ये जो ए स्क्वायर कॉस थीटा है इसको 0 मान लिया। वैसे कैसे 0 मान लिया, 0 कैसे लिख दिया मैंने, बिकॉज ए क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इन डायपोल, ये स्मॉल डिस्टेंस होती है, R पॉइंट की डिस्टेंस होती है, तो पॉइंट की डिस्टेंस बड़ी होगी और ए ऑलरेडी स्मॉल है, ए स्क्वायर और स्मॉल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा और स्मॉल कर देगा, तो डेफिनेटली ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज वेरी वेरी लेस देन R स्क्वायर। ये ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा R स्क्वायर से बहुत स्मॉल है, बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो इतनी छोटी सी, इतनी स्मॉल क्वांटिटी को यहाँ पर माइनस करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए ना ही करें, तो 0 लिख दिया। ठीक है, ये कंडीशन है इसके लिए।
अगर ए बड़ी डिस्टेंस तब नहीं कर सकते माइनस, बट ए अगर स्मॉल डिस्टेंस है तो आपको यहाँ से ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को नेग्लिजिबल मानकर हटा लेना चाहिए। ठीक है, चलो आगे। अब मुझे बताओ क्या कैंसिल हो रहा है, राइट से काटते हैं, कैंसिल क्या हो रहा है बताओ, आर से आर कैंसिल हो रहा है, तो ए कॉस थीटा तो ऐड हो जाएगा, ऐड हो गया लो, तो के क्यू 2a कॉस थीटा और अपॉन में क्या आएगा आर स्क्वायर। वाह भाई, ये मिल गया पॉइंट पी का पोटेंशियल, मिल तो गया। अभी भी कुछ वैल्यूशन, कुछ यहाँ पर सब्सटीट्यूशन बाकी है। सब्सटीट्यूट करें किसको, ये जो q इंटू 2a आपको दिख रहा है, इसको क्या लिख सकते हैं आपको पता है, q इंटू 2a को यहाँ लिख देंगे, आपको पता है डायपोल का होता है डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट, तो डायपोल मोमेंट होता है p और इसकी वैल्यू होती है q इंटू 2a होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी तो काम में लिया था, तो क्या यहाँ पर q इंटू 2a की जगह p लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैं लिख दूंगा k p कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये लो भी, ये तो पॉइंट p का पोटेंशियल आ गया, पॉइंट p का पोटेंशियल आ गया के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर पोटेंशियल है, के कूलम्स कांस्टेंट है, p डायपोल मोमेंट है डायपोल का, थीटा एंगल है और r डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को थोड़ा और कन्वर्ट करें, थोड़ा और चेंज करें। देखो चेंज क्या कर सकते हैं वो, देखो ये था फॉर्मूला मेरे पास के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब जहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा आता है, मुझे पता है जहाँ कॉस थीटा आएगा वहाँ मुझे लगता है कि कॉस थीटा जो आ रहा है यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आ सकता है, कॉस थीटा की जगह डॉट प्रोडक्ट आ सकता है, साइन थीटा की जगह क्रॉस आता है। अब कॉस थीटा की जगह अगर डॉट आएगा तो मुझे बताओ डॉट के लिए, डॉट प्रोडक्ट के लिए दो वेक्टर चाहिए। दो वेक्टर कौन है, एक तो मुझे p दिख रहा है, चलो एक तो p है, दूसरा वेक्टर कहाँ है, तो नहीं है तो ले आएंगे। ये देखो दूसरा वेक्टर लिया है r वेक्टर ला सकते हैं। ठीक है, तो r वेक्टर लाएंगे तो हम क्या करेंगे, r को डिवाइड भी कर देंगे वैल्यू को, एक r आपने वेक्टर ऊपर r से आपने मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब मुझे बताओ मल्टीप्लाई जो किया वो यहाँ आ जाएगा के पी आर कॉस थीटा, और जो डिवाइड किया वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो क्या है आर क्यूब। अब ये आ गया देखो पी आर कॉस थीटा, ये पी आर कॉस थीटा किसके डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट है, p और r के, तो क्या लिखेंगे इसको, Vp इक्वल्स टू हो गया के p डॉट r अपॉन आर क्यूब, ये आ गया पॉइंट p का पोटेंशियल, के p डॉट r अपॉन आर क्यूब। ठीक है, डॉट खोलोगे तो कॉस थीटा आएगा, r भी आएगा, r से आर क्यूब कट जाएगा तो आर स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब मुझे बताओ फॉर्मूला, चलो ये तो डॉट हटाया, डॉट हटेगा तो कॉस थीटा आएगा, तो बेसिक मेन फॉर्मूला जो है ना आपका वो तो वही है, मेन फॉर्मूला जो पोटेंशियल का है ये ध्यान रखना क्या है, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। न्यूमेरिकल्स के लिए यही काम में लेना है। ठीक, अब मुझे बताओ दो पॉइंट बनते हैं, पहला पॉइंट बनता है आपका एक्सियल पॉइंट। तो एक्सियल पॉइंट जो होता है, एक्सियल पॉइंट सबको पता है डायपोल में कौन सा होता है, एक्सियल पॉइंट के लिए थीटा कितना रखेंगे 0 डिग्री, और दूसरा पॉइंट कौन सा होता है वो आपको पता है इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट जो होता है, इक्वेटोरियल पॉइंट, इसके लिए थीटा रखोगे 90 डिग्री। एक्सेल के लिए 0, बता दें वापस, एक्सेल के लिए 0 शुरू में बताया था मैंने आपको, वापस बता रहा हूँ। देखो एक्सेल के लिए तो आएगा 0, ये रहा, ये थीटा एंगल पे पॉइंट है, इस पॉइंट को यहाँ लिया हो तो ये थीटा एंगल क्या हो जाएगा, ये थीटा एंगल था ना, इस पॉइंट को एक्सियल पे लिया होगे तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा डिक्रीज करके क्या हो जाएगा 0 डिग्री। और इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ ले जाता हूँ तो थीटा इंक्रीज होके क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो 0 हो जाएगा अगर एक्सियल हो गया और 90 हो जाएगा अगर इक्वेटोरियल हो गया। क्लियर, तो मुझे बताओ थीटा 0 90 दोनों हो जाता है तो फिर तो पोटेंशियल की वैल्यू मिल जाएगी। कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 डिग्री तो 1 होता है, तो वी एक्सियल इक्वल्स टू हो जाएगा के पी कॉस थीटा था ना, कॉस थीटा 1 हो गया अपॉन आर स्क्वायर, ये लो ये आ गया मेरे पास वी एक्सियल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इधर आ जाओ इक्वेटोरियल पॉइंट पे, तो थीटा कितना 90, तो कॉस 90 कितना होता है 1 होता है।
बोलो cos 90 क्या होता है, 0 होता है। तो cos 90 अगर 0 हुआ तो पूरा ही 0 हो गया ना। इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होगा, Vp जो हमने निकाला एक्सियल के बाद हमें निकालना है इक्वेटोरियल पे, तो V इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या आएगा, 0 आएगा। इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होगा, V 0 आएगा। ठीक है, तो एक्सियल पॉइंट पे तो है Kp/r², और इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या है, वो है 0। अब इक्वेटोरियल पॉइंट कौन सा देख लो, कोई भी इक्वेटोरियल पॉइंट हो ना, ये आपको पता है डायपोल है। ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट से पास होने वाली एक्सिस है, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसका कोई भी पॉइंट ले लो आप, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, सेंटर ले लो, ये भी इक्वेटोरियल पॉइंट होता है, यहाँ ले लो तो यहाँ ले लो। इस पूरे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट होगा, सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। इन सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि जितना पोटेंशियल -q देगा उतना पोटेंशियल +q देगा, तो टोटल क्या हो जाएगा, 0। जितना -q प्रोड्यूस करेगा उतना ही +q प्रोड्यूस करेगा, टोटल क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब जितना कहीं देख लो, चाहे यहाँ देख लो। ठीक है, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होता है, इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। अब यहाँ पर एक आपको पॉइंट, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिलता है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे कई बार ऐसे पॉइंट पूछे जाते हैं कि ऐसा पॉइंट का एग्जाम्पल दो जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा बट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स जो हैं सारे, ये किसके एग्जाम्पल हैं, नोट डाल सकते हो। नोट क्या है, दीज आर पॉइंट्स जो मैंने बनाए, दीज आर पॉइंट्स वेयर, इंपॉर्टेंट ये लाइन आपको समझ में आएगी, वेयर V is 0 but E is not 0। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, V 0 है, E 0 नहीं है, यहाँ V 0 नहीं है, E 0 है। ऐसे कुछ पॉइंट्स आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर V 0 होना, ये सारे पॉइंट्स वो पॉइंट्स है जहाँ पर V 0 मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट कह सकते हैं। डायपोल का इक्वेटोरियल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है, V 0 होता है वहाँ पर बट E 0 नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो यहाँ पर। ठीक है, इस सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, डिराइव हमने किया, डिराइव भी किया, सेंटर पे भी निकाला, इक्वेटोरियल पॉइंट पे भी निकाला। तो ये पॉइंट वो है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो आता है बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं आता। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स हैं वेयर V is 0 बट E is not 0। तो डायपोल के इक्विपोटेंशियल, डायपोल के जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमने डेरिवेशन किया आज। ठीक है, तो डायपोल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन अपने आप एक इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में गिवन है, बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला तो आपको पता ही है, न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके बाद अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।